हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल बीइंग है, मतलब कि हमारा माइंड, बॉडी सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल नेचर का होता है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल छोड़ता है और रिसीव करता है। दरअसल हमारा एक ऑरा होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल नेचर का ही होता है। तो इसलिए हमारा माइंड और बॉडी तभी अच्छा से काम कर पाएगा जब हमारे और नेचर के ईएम वेव्स के बीच में अच्छा कनेक्शन होगा। मतलब कि जब हमारा ईएम वेव्स और नेचर का ईएम वेव्स एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, तभी हमारा माइंड और बॉडी अच्छा से काम कर पाएगा। लेकिन आजकल ऐसा तो हमारे साथ बिल्कुल होता ही नहीं है। आजकल की मैक्सिमम चीज़ों से, जैसे कि सेल टावर से, वाईफाई से, मोबाइल, टीवी, माइक्रोवेव और भी कई तरह के वायरलेस डिवाइसेस से जो आर्टिफिशियल ईएम वेव्स निकलता है, वो हमारे और नेचुरल ईएम वेव्स के बीच में बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमारे और नेचर के बीच में अच्छा कनेक्शन बन ही नहीं पाता है। हमें कई तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, हेडेक होता है, एंजाइटीज़ फील होता है। जब भी कंसंट्रेट और फोकस करने की कोशिश करते हैं तो होता ही नहीं है और सर दर्द करने लगता है। इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है वो मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम करने लगता है और प्रेगनेंसी में तो ये फीटस को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आप पे साइलेंट वे में हमला किया जा रहा है। जो पहले वायरलेस चीजें नहीं थी उनको भी अब वायरलेस किया जा रहा है। अगर आपके पास इन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखने की शक्ति होती तो जब आप देखते तब आपको ये पता चलता कि आप आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समुंदर में जी रहे हो। वो समुंदर इतना ज़्यादा खतरनाक है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई स्लो प्रोसेस नहीं है, ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन तभी जब हम अपने हायर सेल्फ से और नेचुरल वर्ल्ड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होंगे, और तब जब ये आर्टिफिशियल ईएम वेव्स जैसी कोई बैरियर ना हो। दुनिया के कई सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो कि इन टेक्नोलॉजी का पोल खोल रहे हैं, उन लोगों की जब आप बात सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों बिना किसी पब्लिक कंसेंट के और कई सारे लोगों, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के विरोध करने के बावजूद भी इन टेक्नोलॉजी को बैठाया गया है। ईएलएफ वेव्स यानी कि एक्सट्रीम लो फ्रिक्वेंसीज, जो कि आजकल के मैक्सिमम चीज़ों से निकलता है, ये एक हाईटेक वीपन है जो कि लोगों के माइंड को और इवन बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। 1989 में डॉक्टर डब्ल्यू वोल्करॉट ने अपने रिसर्च को रॉम एंड जीट नाम की पब्लिकेशन में लॉन्च किया था। उसमें एक आर्टिकल था, कैन ह्यूमन बीइंग्स बी मैनिपुलेटेड बाय ईएलएफ वेव्स। उस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा था, इसका मतलब ये है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं वे लोग इन वेव्स के जरिए आपके माइंड में कोई भी थॉट डाल सकते हैं। वो आपसे इन ईएलएफ वेव्स के जरिए बात कर सकते हैं और आपको ये लगेगा कि आपका इनर सेल्फ ही आपसे बात कर रहा है। रोजर टॉलसेस, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, इन्होंने अपने ज़िंदगी का लगभग 30 साल इन टेक्नोलॉजी के रिसर्च में गुजारा है। इनके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस है कि इसके मदद से आपके ऑप्टिकल नर्व और ऑडियोटरी सिस्टम में जंप किया जा सकता है, और फिर जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग वो सब देख और सुन सकते हैं जो आप देख और सुन रहे होंगे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपके माइंड को रीड किया जा सकता है, उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। इवन आपके अंदर कोई भी इमोशन जैसे कि दर्द, नफरत, डर, गुस्सा, ये सब पैदा किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि इसके जरिए एक पार्टिकुलर इंसान को भी टारगेट किया जा सकता है। एक बार जब आपका डीएनए उनके पास चला गया तो वह आपके डीएनए कोड को लेकर सुपर कंप्यूटर में डालते हैं और फिर एल्गोरिदम तैयार करते हैं। अपना मैसेज वगैरह को डालकर वेव्स को ऐसे तैयार करते हैं जो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच करता हो। ये सब करने के बाद वे लोग इस वेव को सैटेलाइट या फिर सेल टावर से छोड़ देते हैं और फिर वो वेव सिर्फ आपको प्रभावित करता है। इस तरह से इन टेक्नोलॉजी के जरिए आपको रियलिटी से दूर रखा जा रहा है, एक माया जाल में जहाँ पे आपका सोच भी आपका नहीं है। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि कैसे पीसीआर टेस्ट के जरिए आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करके सैंपल लिया जा रहा है। तो आप ये भी जान लो कि इस तरह से आपके डीएनए का भी सैंपल लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड टेलीग्राम पे मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देखना जरूर। वैसे इन टेक्नोलॉजी का तो अब अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। आपको लगता होगा कि 5G 4G का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन असल में यह तो उनके वीपन का अपग्रेडेड वर्जन है। एक ऐसी मिलिटराइज वीपन है जो आपके सभी स्मार्ट डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर देगा, और इससे होगा ये कि आप पे 24 घंटों नजर रखने में आसानी होगी। 5G का फ्रिक्वेंसी 20 से 90 गीगाहर्ट्ज तक है, मतलब कि इसका वेव लेंथ मिलीमीटर में है, इसलिए पेड़ को और दीवार को पार नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से इसे शहर के कोने कोने में लगाया जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा बर्बादी। हमारा स्किन एंटेना की तरह काम करता है, इसलिए हमारे स्किन को यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हमारे डीएनए का खंडन भी कर सकता है।
हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्ट, ब्रेन सबको प्रभावित करेगा। इवन जानवरों और पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ेगा। हमारे अंदर जितना ज़्यादा मात्रा में हेवी मेटल्स होता है, हम उतना ही ज़्यादा इन रेडिएशन को अट्रैक्ट करने वाले एंटेना बन जाते हैं। और आपको एंटेना बहुत पहले से ही बना कर रखा गया है और अभी भी उनका ये काम जारी है। वैसे तो इन टेक्नोलॉजी से बचने के लिए एक साथ विरोध करने के अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिसका यूज करके आप थोड़ा सा बच सकते हो। इन आर्टिफिशियल ईएम वेव से बचने के लिए सबसे पहले आपके बॉडी में मौजूद जो हेवी मेटल्स है उसे हटाना होगा। इसके लिए आप लेमन जूस पी सकते हो। अगर आप बिना चीनी के पियोगे तभी भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मिठास चाहिए तो आप मिश्री इस्तेमाल कर सकते हो। हेवी मेटल से बचने के लिए आपको जीएमओ और पेस्टिसाइड फूड्स से बचना होगा। ऑर्गेनिक फूड की तरफ स्विच करना होगा। क्रिस्टल जो होता है ये जादुई चीज़ से कम नहीं है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ये ना ही सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड। ये 786 मेगाहर्ट्ज पर सेकेंड के रेट पे वाइब्रेट करता है। इन क्रिस्टल को जब आप अपने आसपास रखोगे तब आपको एहसास होगा कि ये जादू की तरह काम करता है। ऐसा ही एक तरह का क्रिस्टल होता है जिसका नाम है ब्लैक टॉर्मेलिन, जिसको जब आप अपने आसपास रखोगे तो उस एरिया में जितनी भी तरह की आर्टिफिशियल रेडिएशन होगा वो उसके हार्मफुल इफेक्ट को सोख लेगा। एक तरह का ऑर्गन भी आता है जो कि दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। इसको आसपास रखने से ये भी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें सेफ और रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट देता है। एक तरह का टावर बस्टर भी आता है जो कि सस्ता भी है, कई लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। इसको अगर आप वाईफाई के पास रखते हो, 5G टावर के बेस पे रखते हो या फिर किसी भी रेडिएटिंग डिवाइस के पास रखते हो तो ये भी उसके रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सब ऐसे ही काम करते हैं। वैसे रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने वाला जॉगर, जैकेट, ब्लैंकेट, कैप और फ़ोन पाउच भी आता है। जो आपको अच्छा लगे वो प्रेफर कर सकते हो। इस दुनिया में जब जब लोगों को कंट्रोल करने की शक्ति किसी को मिली है तब तब लोगों के माइंड को लिमिटेड वे में ट्रीट करने की कोशिश की गई है। और अभी भी हमारी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। सिर्फ ELF वेव्स के जरिए ही आपके माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाता है, बल्कि कई सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप उनके तलवे चाटते रहो। सबसे ज़्यादा कॉमन और इफेक्टिव माइंड कंट्रोल मेथड है एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए हमें बचपन से ही प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है। वास्तव में एजुकेशन का मतलब होता है हमारे बुद्धि को उभारना, लेकिन आजकल का एजुकेशन सिस्टम इंडोक्ट्रिनेशन सिस्टम है जिसमें लोगों के बुद्धि को उभारा नहीं जाता है, बल्कि कुछ ऐसे तैयार किया जाता है कि वो आइडिया को, ओपिनियंस को, बिलीव्स को बिना कोई क्वेश्चन पूछे ही एक्सेप्ट कर ले। ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग में रॉकफेलर और कार्जेनिक फाउंडेशन बहुत सारे रुपए एजुकेशन सिस्टम को डोनेट कर रहे थे। इनफैक्ट अमेरिका के नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन को खासकर ये दो फाउंडेशन बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर एक दिन अनुदान के रूप में ये लोग लाखों डॉलर्स दिए और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदल दिए। एजुकेशन को एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो क्रिटिकल थिंकिंग के बदले सिस्टमाइज टेस्टिंग यानी कि एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करे। आजकल आप देखोगे तो स्कूल को मैंडेटरी कर दिया गया है। हमसे बोला जाता है कि स्कूल जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। बोला जाता है कि हम अनइम्पॉर्टेंट है, अमुख्य हैं, हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इसलिए डिग्री लो, जॉब लो, ये लो वो लो, फिर आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे। सच में क्या ऐसे हम इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं क्या? आपको दिन के लगभग 6 घंटे स्कूल में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इन 6 घंटे में ऐसी नॉलेज दी जाती है जो हमें एक परफेक्ट गुलाम बनाती है। देखिए, अंत में सिर्फ आपका साउल बचता है और इस धरती पे आप अपने आप को विकसित करने के लिए आते हो। तो वही नॉलेज जो आपके साउल के हित के लिए होता है वही उचित होता है। अगर कोई सिर्फ बॉडी की जरूरतों को पूरा करने को सोचता है तो वह कुछ भी खाकर पूरा कर सकता है। और फिर उसके साथ वो होता है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, अपने आप से कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी अच्छा नहीं रहता है और आत्मा को भी काफ़ी दर्द होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा को देते हो तो अपने आप से कनेक्टेड रहने के लिए अच्छे डाइट्स भी लोगे, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा रहेगा, बॉडी भी ठीक रहेगी और जिस मकसद से आप इस धरती पे आए हो वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए जॉब के लिए मत पढ़िए, सिर्फ अपने आप को विकसित करने के लिए पढ़िए और फिर उसके बाद देखिएगा कि आपके लाइफ में क्या जादू होता है। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में आपको वैसी नॉलेज नहीं दी जाती है जो आपके साउल के हित के लिए हो। आपको वैसी नॉलेज नहीं दी जाती है जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए, बल्कि आपको वैसी नॉलेज दी जाती है जो आपको 9 to 5 रैट रेस के लिए तैयार करती है। आजकल के एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटिव आपको एक अच्छा गुलाम बनाने का होता है
और लॉजिकली सोचे तो गुलामों को शिक्षा लिमिट में ही दी जाती है। आजकल की रियलिटी ऐसी ही है। आजकल आपसे मैक्सिमम नॉलेज छिपाई जाती है, और वो भी वैसी नॉलेज जो आपके भलाई के लिए होती है, और वैसी जो आपको इस मायाजाल से निकलने में मदद करती है। वेटिकन लाइब्रेरी, जो कि इटली के रोम शहर में है, यहाँ पे बुक्स को 53 माइल्स दूर कतार में रखी गई है। यहाँ पे पूरी दुनिया से इकट्ठा की गई ऐतिहासिक किताबों को रखा गया है। और सबसे मेन बात, ये पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं है। आखिर क्यों? दुनिया का ग्रेटेस्ट वेपन कोई गन या बॉम्ब नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को नियंत्रित करना, यही सबसे बड़ा हथियार है। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का सीधा सीधा मतलब होता है लोगों के माइंड को कंट्रोल करना। इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको भ्रमित आसानी से किया जा सकता है। आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ वेटिकन लाइब्रेरी में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल्स में दिए जाते हैं, वो हमारी दुनिया में मौजूद पूरी इन्फॉर्मेशन का बस कुछ फ्रैक्शन है। आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन छिपाई जाती है जो आपके हायर बेनिफिट्स के लिए होती है। और एक बात और, आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होता है। बहुत सारी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपको असलियत पता न चले और आप उनके मायाजाल में फंसे रहो। इतिहास को फिर से लिखकर आपके सामने पेश किया गया है। हमारे ग्रंथों को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। सभी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और कुछ को मॉडिफाई करके आपके सामने पेश किया गया है। एंशिएंट स्टैचू को और बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया है और कुछ को मॉडिफाई कर और उनका नाम बदलकर आपके सामने पेश किया गया है। और ये प्रोसेस अभी भी हर पल चल रहा है। अलग तरीके से माइंड को कंट्रोल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में टेलीविज़न से होता है। सबसे पहली बात, टेलीविज़न पे जो चैनल्स आते हैं और उन पे जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो सब इंजीनियर किया गया रहता है। मतलब आप वहीं देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन और बेसिक माइंड कंट्रोल जो टेक्निक है वो है रेपिटेशन। जब कोई टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाता है, अब चाहे वो बात झूठ ही क्यों ना हो, अगर उस बात को हर जगह हर चैनल पे रिपीट किया जाता है तो वो बात हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में बैठ जाता है। खास करके उन लोगों के माइंड में बैठ जाता है जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद उस पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि इस टेक्निक को हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। टीवी की जो फ्लिकरिंग रेट्स होती है, यानी कि जिस स्पीड से टीवी की स्क्रीन ब्लिंक करती है, और भी कई सारे डिवाइसेस की स्क्रीन ब्लिंक करती है, तो आपको मैं बता दूं कि टेस्ट के थ्रू ये पता चला है कि ये फ्लिकरिंग रेट्स हमारे ब्रेन के अल्फा वेव को कम कर देता है। वही अल्फा वेव जो हमें मेडिटेटिव और रिलैक्स्ड स्टेट में रखता है। जब आप टीवी ऑन करते हो तब अल्फा वेव कम हो जाने के बाद आप हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हो। पहला काम तो आपके साथ यही होता है। दूसरा जो आप पे प्रभाव पड़ता है वो हर्बर्ट क्रूगमैन के द्वारा ढूंढा गया था। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने ये पाया था कि जब कोई टीवी देखता है तब उसका ब्रेन एक्टिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन से हमें जो थॉट्स आते हैं वो लॉजिकल होता है। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। राइट ब्रेन बिल्कुल इसके अपोजिट ही काम करता है। टीवी देखते वक्त जब ब्रेन एक्टिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच हो जाता है तब हम उस वक्त बिना क्रिटिकली एनालाइज किए हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने पे फोकस करते हैं। इस वक्त हम लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली रिस्पॉन्स करते हैं। आपने टीवी देखते वक्त ये सब फील किया ही होगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, टीवी देखते वक्त आप ठीक से कुछ सोच भी नहीं पाओगे। तीसरा जो आप पे प्रभाव पड़ता है वो ये है कि हमारे अंदर एडिक्शन क्रिएट होता है। जब ब्रेन एक्टिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ स्विच होता है तब हमारे अंदर एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन निकलता है। ये एक नार्कोटिक हार्मोन है जो हमें नशा लगाने का काम करता है। उस वक्त हमें प्लेजर फील होता है, दर्द दूर होने लगता है और हम काफी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ये सब उसी हार्मोन की वजह से होता है और बार बार हम इसी हार्मोन के मजे लेने के लिए टीवी देखते हैं। टीवी पे जब कंटिन्यूसली इमेज डिस्प्ले होता है तब इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है जो कि लगभग 1/2 हर्ट्ज से 24 हर्ट्ज तक होता है। तो इस रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमसे टकराता है तब ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कुछ ऐसे खिलवाड़ करने लगता है जिसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट फील होने लगता है। हम उत्तेजित हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें टीवी देखने का और मन करता है। इसलिए ज्यादातर लोग टीवी से एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि आजकल के ज्यादातर लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टीवी नहीं देखने पर जीत पाते हैं। अभी टीवी के बारे में आपने जो कुछ भी सुना उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जब आप टीवी ऑन करते हो तब फ्लिकरिंग रेट्स की वजह से आपके ब्रेन का अल्फा वेव कम हो जाता है जिसकी वजह से आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और फिर आपके ब्रेन एक्टिविटी को राइट में स्विच कर दिया जाता है। और फिर जब आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाते हो तब आपके ऊपर इंफॉर्मेशन की बरसात की जाती है। आपको पता है इस स्टेट में यानी कि टीवी देखते वक्त
हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा सम्मोहनीय होता है। तो इस वक्त आप जो भी इन्फॉर्मेशन टीवी से लेते हो वो आपके मेमोरी पूल का पार्ट बन जाता है। हमारा बिलीफ सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि मेमोरी का कलेक्शन ही है। तो टीवी के द्वारा हमारे अंदर न्यू मेमोरीज बैठाना मतलब कि न्यू बिलीफ सिस्टम बनाना, ऐसा ही टीवी करता है आपके साथ। आपको हिप्नोटाइज करके आपके अंदर नई बिलीफ सिस्टम बनाई जाती है। आप सोचते हो कि रिमोट आपके हाथ में है तो टीवी को आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तो वह टीवी है जो आपको कंट्रोल करके आपको प्रोग्राम करता है। और जानते भी हैं आप वो प्रोग्रामिंग किस तरह की होती है। सबसे पहले हम म्यूजिक की बात करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक को वेपनाइज्ड किया गया है, आपके ब्रेन को मेसअप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1930 और 1940s के आसपास की बात है। जोसेफ गोबल्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज का मिनिस्टर था, तो ये और रॉकफेलर फैमिली मिलकर जो 432 हर्ट्ज वाला म्यूजिक होता है उसे 440 हर्ट्ज में बदल दिया। और फिर कई सारी नाजीज लीडर्स ने इस फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक को वर्ल्ड वॉर 2 में वेपन की तरह यूज किया था। फिर लगभग 1953 के आसपास रॉकफेलर फाउंडेशन के आइडिया के बेस पे ही वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दुनिया के लगभग सारे देश म्यूजिक को 440 हर्ट्ज में बदलने को राजी हो गए। आजकल का मैक्सिमम म्यूजिक इसी फ्रीक्वेंसी में आता है, उस फ्रीक्वेंसी में जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक हमारे माइंड को एजिटेट करता है और सुनने से लोगों को क्रेजीनेस फील होता है, यानी कि लोग पागल की तरह कुछ बिहेव करने लगते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमारे कॉन्शियसनेस पावर को भी दबाता है। इस फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक मैक्सिमम जगह मूवीज में, सॉन्ग में, टीवी शोज में, हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहो तो म्यूजिक को 432 फ्रीक्वेंसी में चेंज करके सुन सकते हो, लेकिन इससे भी सभी प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। कई सारी म्यूजिक के बैकग्राउंड में बहुत ही लो वॉल्यूम में ऑडियोज होती है जो कि सब्लिमिनल मैसेजेस होती है। ये एक ऐसा मैसेज रहता है जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड आसानी से नहीं पकड़ पाता है, हम उसे सुन भी नहीं पाएंगे। ये मैसेज डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सब्लिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस लाए जा सकते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, इवन हमसे कोई काम भी करवाया जा सकता है। सब्लिमिनल मैसेजेस सिर्फ ऑडियो में ही नहीं बल्कि वीडियोज में भी होती है। वीडियोज में कुछ ऐसी छिपी हुई रहती है कि हम आसानी से देख भी नहीं पाते हैं। कुछ इस तरह का रहता है। अब जरा सोचिए, पिक्चर्स में ये लोग ऐसा सब्लिमिनल मैसेजेस डालते हैं तो ऑडियोज में कैसा डालते होंगे। ज़्यादातर मैसेजेस जो ऑडियोज और वीडियोज में होती है वो शैतानी रस्म रिवाज से संबंधित होती है। कार्टून प्रोग्राम्स ही बच्चों के लिए इतना घटिया तैयार किया जाता है जिसका वीडियो मैं यहाँ पे तो नहीं दिखाऊंगा, बस इतना बता सकता हूँ डबल मीनिंग वाला प्रोग्राम रहता है, एविल सिस्टम को बढ़ावा देने वाला रहता है, क्रिमिनल माइंडसेट वाला प्रोग्राम रहता है। अगर आपको कुछ उदाहरण देखना है तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। वैसे हम टीवी पे कुछ देखकर कितना बार उसे असल जिंदगी में करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टीवी पे हम कोई फाइटिंग देखते हैं तो घर पे हम फाइटिंग वाले गेम खेलने लगते हैं। लेकिन चलिए कुछ साल पहले की बात करते हैं। पहले के लोग टीवी पे सुपरमैन को उड़ते हुए देखते थे और फिर रियल लाइफ में सुपरमैन का ड्रेस पहनकर बालकोनी से कूद जाते थे। शक्तिमान आपने देखा ही होगा। इंडिया में पहली बार जब ये उड़ने वाला शो आया था तब लोग छत से नीचे कूद जाते थे इस ख्याल में कि शक्तिमान उनको आकर बचा लेगा और इस तरह से वो शक्तिमान से मिल भी लेंगे। ये सब घटना जो पास्ट में हुआ है ये सब इस बात का ठोस सबूत है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और जो हम स्क्रीन पे देखते हैं यानी कि वर्चुअलिटी में फर्क नहीं कर पाता है, दोनों को रियलिटी मानता है। इसलिए हम टीवी पे जो भी देखते हैं उसे रियलिटी से जोड़ देते हैं और इसी की वजह से पहले बालकोनी से कूदने जैसी हरकतें होती थी। पहले बहुत होता था क्योंकि न्यू जो आया था। और अभी की बात करें तो मैक्सिमम लोग अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं। करोड़ों लोग टीवी के द्वारा प्रोग्राम हो रहे हैं। हालांकि बालकोनी से और छत से कूदते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों का लाइफस्टाइल उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो वो टीवी पे देखते हैं। करोड़ों लोग हैं जो वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं जैसा कि वो स्क्रीन पे देखते हैं। लोग अपने आप को अपने ढंग से नहीं ढालते हैं बल्कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। और फॉलो करते भी हैं तो कैसे लोगों को, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। समझ गए ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो आपको मायाजाल की तरफ ही खींच के ले जा रहे हैं। MK अल्ट्रा ये एक माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि CIA कंट्रोल करती है।
ये MK अल्ट्रा प्रोग्राम सिडनी गॉटलिब के द्वारा 1953 में बनाया गया था। इसके हिसाब से अगर किसी के माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसके माइंड को मिटाना होगा, ब्रेन वॉश करके उसको कुछ ऐसे बना देना होगा कि वो अपना पहचान तक भी भूल जाए और दुनिया के कुछ समझ ना हो। सेम बच्चे की माइंड की तरह बनाना होगा। जब ऐसा हो गया तब उसको अपने ढंग से प्रोग्राम करके उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसा सोचा था सिडनी गॉटलिब ने। MK अल्ट्रा प्रोग्राम में यही होता है। वे लोग सबसे पहले अपना शिकार ढूंढते हैं, फिर उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसको कई सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, एक साथ ऐसे ड्रग्स भी दिए जाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। पैरालाइज करने वाला ड्रग्स भी दिया जाता है, उसको हिप्नोटाइज भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। इस तरह से कई तरीकों से टॉर्चर करके उसके माइंड को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है और फिर अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है। वे लोग बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को 1973 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी आप MK अल्ट्रा के कई सारे शिकार देख सकते हो। पॉर्न इंडस्ट्रीज और हॉलीवुड्स के कई सारे लोग इस प्रोजेक्ट के शिकार हैं। ऐसे लोग एलियट्स के लिए काम करते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एक और बात, बिग स्टेजेस पे जिन लोगों को आप देखते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपको लड़का दिख रहा है तो वो असल में लड़का ही होगा, और ये भी गारंटीड नहीं है कि लड़की दिख रही है तो वो असल में लड़की ही होगी। मैक्सिमम सेलिब्रिटीज ट्रांसजेंडर हैं। कई सारे पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज के प्राइवेट पार्ट को बचपन में ही बदल दिया गया था। अब आप जरूर पूछोगे कि वे लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं। असल में ये सब उनका रिलीजन है। वो अपने रिलीजन में लूसीफर को पूजते हैं। लूसीफर जो कि शैतान है, वो गॉड के विरुद्ध होता है। उसको भगवान की दी गई चीजें पसंद नहीं आती है, इसलिए जो उसको पूज रहे हैं अगर वह भगवान का दिया हुआ बॉडी लेकर जाएगा तो लूसीफर खुश नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपना जेंडर ही चेंज कर लेते हैं। इन सब बातों का सबूत आपको टीवी पे कई बार दिखाया गया होगा। एहसास हुआ? कैसे लोगों को देखते हो आप? टीवी तो बस स्क्रीन है, बैकग्राउंड में क्या होता है ये तो बताया ही नहीं जाता है। आपको पता है इस यूनिवर्स का एक लॉ होता है। वो नियम ये है कि जो रूलर होता है उसे अपना प्लान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने अंडर के लोगों को बताना ही पड़ेगा। उसे बताना ही पड़ेगा कि वो लोगों के साथ क्या क्या करने वाला है, तभी उसका प्लान काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड के भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, उनको भी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना प्लान बताना ही पड़ेगा, तभी उनका प्लान काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ये सेलिब्रिटीज सब एलियट्स के लिए पपेट की तरह काम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कोई जाने में तो कोई अनजाने में काम करके आपके सामने उनके प्लान को रखते हैं। इस मेथड को हम इंग्लिश में जेनोसिस कहते हैं, मतलब कि जनाना। ये एक तरह का चॉस मैजिक होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जो वो आपके साथ खेलते हैं। वे लोग अपना प्लान यानी कि जो वे लोग हमारे साथ करने वाले हैं वो सब हमें मूवीज के थ्रू, म्यूजिक वीडियोस के थ्रू, वीडियोस गेम के थ्रू, टीवी शोज, कार्टून के थ्रू और भी कई सारी मीडियम्स के थ्रू हमें इनडायरेक्टली बताते हैं। जैसे कि आप सिम्पसन कार्टून ही ले लो, इस कार्टून की बहुत सारी प्रेडिक्शन सही हुई है। इनफैक्ट ये प्रेडिक्शन करने के लिए ही बनाई गई है, और भी कई सारी आने वाले मूवीज में वो प्रेडिक्शन करने वाले हैं और फिर वैसी ही दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ये देखो, ये फ्यूचर में आने वाले मूवीज का लिस्ट है जो कि डैन मैथ के द्वारा बनाई गई है। कुछ मूवीज के नाम पे अभी भी मूवीज हैं, लेकिन आने वाले मूवीज अगले पार्ट होंगे जिसमें वो अपना न्यू एजेंडाज बताएंगे। वो सब अपना प्लान आपके सामने रख देते हैं और फिर उसको सही करने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है हेजेलियन डायलेक्ट। इस मेथड के जरिए रूलर सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर लोगों का रिएक्शन देखता है। जब वो रिएक्शन एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तब लोग खुद रूलर से सोल्यूशन का डिमांड करने लगते हैं। फिर रूलर अपने प्लान को सोल्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इस दुनिया में अभी फिलहाल जो चल रहा है वो इसी मेथड पे बेस्ड है। इस तरह से वे लोग अपना सब प्लान आपके सामने रखते हैं और फिर आपको भटकाने के लिए कई तरह की मीडिया इस्तेमाल करते हैं। खास करके न्यूज मीडिया के द्वारा आपको भटकाते हैं। मीडिया सिर्फ न्यूज चैनल वाले को ही नहीं बोला जाता है, बल्कि उन सब साधनों को बोला जाता है जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन या डाटा शेयर होता है। तो बुक्स हो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स हो, सोशल मीडियाज, इंटरनेट या फिर वीडियो गेम्स हो, ये सब कुछ मीडियाज हैं। इन सब के थ्रू इन्फॉर्मेशन और डाटा शेयर होता है। वैसे तो कुछ इंडिपेंडेंट मीडियाज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 1983 में लगभग 90-95% मीडियाज 50 बिग कंपनीज के कंट्रोल में थी, लेकिन अब जानते हैं मात्र 6 बिग कंपनीज पूरे वर्ल्ड की मीडियाज को कंट्रोल करती है। मात्र 6। तो आखिर कम करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? पूरी मीडियाज पे कंट्रोल अच्छे से हो इसलिए। वे लोग इन 6 कॉर्पोरेशन के जरिए पूरे वर्ल्ड की मीडिया को कंट्रोल करके आपका ब्रेन वॉशिंग करके सच्चाई से दूर करते हैं, और ये सब कुछ टीवी के जरिए होता है।
आपको क्या सोचना चाहिए, रियलिटी को कैसे देखना चाहिए, ये सब कुछ यही डब्बा बताता है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि टेलीविज़न एक ब्रेन वॉशिंग टूल है जिसे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए ही बनाया गया था, तो आप इस नंबर को सर्च करके देखो। ये एक यूएस पैटेंट नंबर है। सर्च करने पर आपको सब असलियत पता चल जाएगा। टीवी कितना बुरा है, कैसे अफेक्ट करता है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि आपको टीवी देखना चाहिए या नहीं। ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है, आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको मैं बस एक सजेशन देना चाहता हूँ। टीवी देखते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इन्फॉर्मेशन की बारिश हो रही होती है और हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने पे फोकस करते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। इसमें यही जाल है, आपको इस जाल में फंसना नहीं है। जब भी आपको टीवी से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तब आप अपने कॉन्शियस माइंड को आगे ला देना, आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, तब आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। ऐसे आप प्रोग्रामिंग से भी बच सकते हो। प्रॉब्लम लेकिन इतना से ही खत्म नहीं हो जाता है। मैक्सिमम प्रोग्राम में सबलिमिनल मैसेजेस छिपी हुई रहती है, जिसको आपका कॉन्शियस माइंड पकड़ ही नहीं पाता है। वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर वो मैसेज आपके तन मन सबको प्रभावित करता है। यह भी हो सकता है कि म्यूजिक 440 हर्ट्ज में हो, जिससे आपका कॉन्शियसनेस पावर डाउन होता है। इन सब से बचने के लिए तो आपको कोई ट्रस्टेड सोर्स ही ढूंढना पड़ेगा। आज की डेट में इस दुनिया में जितने लोग गुलाम हैं उतना इतिहास में कभी भी नहीं था। पहली पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इटली के रोम शहर में एक न्यू स्लेवरी सिस्टम लॉन्च हुई थी, तो उस न्यू स्लेवरी सिस्टम का नाम था मेंटल स्लेवरी सिस्टम। आजकल के मैक्सिमम लोगों को गुलाम उनके माइंड को कंट्रोल करके ही बनाया गया है। ये एलियट्स के लिए तो सबसे अच्छा स्लेवरी सिस्टम है, लेकिन लोगों के लिए सबसे खतरनाक। इस स्लेवरी सिस्टम में लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उनके सामने एक भ्रम पैदा कर दिया जाता है, जिसको वह सच्चाई मानने लगते हैं। उसमें लोगों को लगता है कि वह आज़ाद है। इस स्लेवरी सिस्टम में गुलाम उन पे विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं जो उनको गुलाम बनाए रखता है, और उनसे नफरत करने लगते हैं, उसको दुश्मन बना लेते हैं जो उन्हें आज़ाद करवाना चाहता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के जागरूक लोग हैं, एक अच्छे तो दूसरे बुरे। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट को हमेशा से गलत नज़र से देखते आया जा रहा है। मैंने आपसे अभी जितनी भी बातें कहा, हो सकता है कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी कहकर ठुकरा दे। आप सच में कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट को माइंडलेस मानते हो क्या? तो मुझे ये बताइए कि जो सच कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट आपके सामने लाते हैं, जिसे बकवास कह दिया जाता है, वैसी सच सामने लाने से उनको क्या मिलता है? ना ही इसके उन्हें पैसे मिलते हैं, ना ही धन्यवाद मिलता है, ना ही कोई अप्रिसिएट करता है। इन सब के बदले उन पे चिल्लाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें नफरत किया जाता है और इवन उनकी जान भी ले ली जाती है। फिर भी वे लोग अपना टाइम सच ढूंढने में लगाते हैं और फिर से आपके सामने सच रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो? 1967 की बात है। इसी साल के आसपास जब अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का हत्या हुआ था, तब CIA के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग उनके इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठा रहे थे और बोल रहे थे कि कैनेडी को अकेला सिर्फ LH ओसवाल्ड ने ही नहीं मारा है, बल्कि और भी लोग शामिल हैं, तब उस वक्त CIA ने उन लोगों के खिलाफ पहली बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शब्द का यूज किया था और यही कहकर उनके बातों को ठुकरा दिया था कि यह सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कंस्पिरेसी थ्योरी इस शब्द का खोज CIA के द्वारा ही हुआ था, उन लोगों को इग्नोर करने के लिए जो ऑफिशियल वर्क पे सवाल उठाते हैं। वैसे याद है ना, माया जाल हर एक जगह पे है, सब तरफ आपको फंसाने के लिए जाल बिछाए गए हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बारे में आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी होते हैं जो फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाते हैं। फेक वाले एजेंट होते हैं जिनका सिर्फ काम ही होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को बदनाम करना, ताकि लोग उन पे विश्वास ना करें। लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन पॉलिटिशियन पे बहुत विश्वास करते हैं। पॉलिटिशियन और कोई नहीं बल्कि उनके पॉपेट्स हैं, जिनको इसलिए रखा गया है ताकि वो आपको बताते रहें कि आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंट्रोल करने के लिए पॉपेट्स बैठे हुए हैं और उन पॉपेट्स का भी ऑनर है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, ये सब कुछ वे लोग डिसाइड करते हैं। वे लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोगों के पास क्रिटिकली किसी बात को एनालाइज करने की काबिलियत हो। ये उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। वे लोग बस आज्ञाकारी मजदूर चाहते हैं, बस इतना ही स्मार्ट लोग चाहते हैं कि वो मशीन को चला सके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम कर सके। स्कूल के जरिए आपको तो यही सिखाया ही जाता है। वे एलियट्स लोगों को इतना बेवकूफ़ चाहते हैं कि लोग ये ना पहचान सके कि चीज़ों की महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है उनके सैलरी ग्रोथ रेट से। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आपके सैलरी का ग्रोथ रेट माइनस में भी चलता है। कभी सोचा है आपने कि कैसी दुनिया में जी रहे हो आप? आपको एक बाउंड्री में रखा गया है और वो बाउंड्री उन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। टॉक्सिक्स बिलीव्स, टॉक्सिक्स फूड्स, टॉक्सिक्स मेडिकेशन, टॉक्सिक्स एयर और एनवायरनमेंट
और इस बाउंड्री में आपको फंसाए रखने के लिए कई सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ों की व्यवस्था है। आप सही इन्फॉर्मेशन तक ना पहुंच पाओ, इस बाउंड्री के बारे में ना जान पाओ, इसलिए इन्फॉर्मेशन पे सेंसरशिप है। इस बाउंड्री के अंदर हर पल युद्ध चल रहा है। वो लड़ाई बम और बंदूक से नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि वह साइलेंट वार है जिसमें क्वाइट वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध से तो अधिकतम लोग अभी अनजान है, इसलिए वार अभी सिर्फ लोगों पे हो रहा है। इस बाउंड्री के अंदर आपने जन्म लिया था, तब आपका कोई गलती नहीं था। लेकिन अगर आपने इस बाउंड्री में बिछाए गए जाल को पहचान कर इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश नहीं की तो सब आपकी गलती होगी। वे लोग वैसे भी सब कुछ बता कर करते हैं। आप हिडन मैसेजेस को समझना शुरू करो, वरना जल्दी आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। वैसे अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोला है, हो सकता है कि आपको साई-फाई लगे, तो आप इन पैटर्न्स पे जरूर रिसर्च करना एक बार। मिलते हैं लास्ट पार्ट द कंक्लूजन में।